नमस्कार। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे। सीएचओ के एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसेंशियल ड्रग्स। सो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर जब सब सेंटर पे काम करेगा तो इसेंशियल ड्रग लिस्ट के बारे में कुछ बेसिक फार्माकोलॉजी का कंसेप्ट उनको आना चाहिए। तो इसी कड़ी में हम देखते हैं कि इसेंशियल ड्रग्स का मतलब क्या होता है। इसेंशियल ड्रग्स जो WHO के हिसाब से जरूरी दवाएं हैं। इसेंशियल का मतलब होता है जरूरी, बेहद जरूरी। जो दवाएं प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स को सेटिस्फाई करती है उनको हम कहते हैं इसेंशियल मेडिसिन। सो एज पर WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, essential medicines are those that satisfy the priority healthcare needs। जो मुख्य नीड्स होती है, मेन नीड जो सबसे पहले पूरी की जाती है उसको कहते हैं हम प्रायोरिटी। अब यहाँ पर कौन सी दवाओं को इसेंशियल मानेंगे? ऐसे जरूरी तो जब काम सुई का होगा तो वो काम सुई से ही होगा, और जो काम तलवार का होगा वो काम तलवार से ही होगा। तो सुई छोटी है इसलिए जरूरी नहीं है ऐसा नहीं कह सकते। तो इसमें महंगी या सस्ती ऐसा नहीं है, जो जरूरी है इसलिए उसको रखा है इसेंशियल मेडिसिन। तो इसेंशियल लिस्ट बताते टाइम किन चीजों का ध्यान रखा गया है, वो लिस्ट किस आधार पे बनाई गई है ये आपको समझना है। तो लिस्ट बनाते टाइम एक चीज देखी जाएगी, वो है डिजीज प्रेवलेंस। प्रेवलेंस का मतलब होता है डिजीज के टोटल केस, डिजीज के टोटल केस। अब एक दूसरा वर्ड होता है इंसिडेंस। इंसिडेंस इसका मतलब होता है न्यू केस। तो जिस बीमारी के टोटल केस ज्यादा होंगे, यानी कि काफी बड़ी जनसंख्या प्रभावित है, तो उस बीमारी की दवा तो जरूरी दवाओं की सूची में आनी ही आनी चाहिए। सो ये हुआ पहला फैक्टर, डिजीज प्रेवलेंस, यानी जिस बीमारी के टोटल केस ज्यादा है उस बीमारी के इलाज की दवा को इसेंशियल मेडिसिन में डालने से बहुत बड़ी जनसंख्या का फायदा होगा, इसलिए उसको इसेंशियल ड्रग मानते हैं। नेक्स्ट, इफिकेसी। अब उस एक डिजीज के लिए कई दवाएं हो सकती है। इफिकेसी मतलब उसका प्रभाव, असर, जो सबसे असरदार दवा होगी उस बीमारी की उसको तो कम से कम इसेंशियल ड्रग्स में रखें ही रखें। और तीसरा जो पॉइंट है वो है सेफ्टी। अब दवा असरदार है लेकिन उसके साइड इफेक्ट कम से कम हो, साइड इफेक्ट कम से कम हो, वो यूज करना पूरी जनसंख्या के लिए सेफ रहेगा, उसके कॉम्प्लिकेशंस ज्यादा नहीं हो, तो हम ऐसी दवा को इसेंशियल ड्रग्स की सूची में रख सकते हैं। और इसके अलावा चौथा फैक्टर क्या होगा, यदि दो दवाएं हैं जो काफी प्रभावी और काफी सेफ है, तो हम तीसरा पॉइंट क्या देखेंगे यहाँ पर, कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस। जो सस्ती पड़ेगी वो इसेंशियल में डालेंगे जिससे जनता पे इलाज का कम से कम खर्च आए। तो इसेंशियल ड्रग्स की लिस्ट टाइम टू टाइम अपडेट होती रहती है, लेकिन WHO के हिसाब से कौन सी दवा को इसेंशियल माना जाए, इसका क्या क्राइटेरिया है। तो जो डिजीज सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जा रही है, जो समस्या बड़ी है, उनके इलाज की दवाएं इसेंशियल मेडिसिन। दूसरा इफिकेसी यानी कि प्रभाव और असर होना चाहिए। तीसरा सेफ्टी यानी कि उसके कम साइड इफेक्ट्स होने चाहिए। और चौथा कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिवनेस यानी कि जो सस्ती पड़े जनता के लिए वो। अब यहाँ पर जब हम देखें तो इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाकर क्या इंटेंशन है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का इंटेंशन है यहाँ पर कि ये मेडिसिन जो है ये एडिक्वेट अमाउंट में अवेलेबल रहे, प्रचुर मात्रा रहे, इसकी कमी ना हो, इसलिए जमाखोरी वगैरह नहीं होनी चाहिए, जब जरूरत पड़े तब पूरी मात्रा में मिले। सो एडिक्वेट अमाउंट में होनी चाहिए इसेंशियल ड्रग्स। साथ साथ इसकी अप्रोप्रिएट डोजेस यानी कि इसकी क्या डोज देनी चाहिए वो मात्रा भी तय कर लें, कौन सी फॉर्म में दी जानी चाहिए, IV देनी है, ओरल देनी है, वो फॉर्म तय कर लें। और स्ट्रेंथ मतलब दिन में कितनी बार दी जा सकती है, BD दी जा सकती है, कोई सॉल्यूशन आता है तो 5%, 10%, 50%, कौन सी स्ट्रेंथ उस सॉल्यूशन की यूज़ करनी है। और क्वालिटी एश्योर्ड यानी कि क्वालिटी भी फिक्स करें
क्योंकि आजकल दवाओं के बाजार में नकली दवाएं बहुत है, तो जीवन रक्षक दवाएं नकली होगी तो आदमी का जीवन बचाना काफ़ी मुश्किल हो सकता है। इसके साथ साथ अमाउंट, क्वांटिटी और स्ट्रेंथ और क्वालिटी के साथ साथ ये दवाएं जो है ये कभी कभार आम आदमी की पहुंच से महंगी नहीं हो जानी चाहिए। हमेशा इट शुड बी अवेलेबल इन सच अ वे दैट इंडिविजुअल और कम्युनिटी कैन अफोर्ड इट। यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस एसेंशियल दवा को अफोर्डेबल बनाना। जैसे कई कार्डियक के दवाएं या कई स्टेंट जो हार्ट में लगते हैं वो बहुत महंगे, आम आदमी तो उसका इस्तेमाल कर ही नहीं सकते, वो मरना ही पसंद करेगा क्योंकि उतना पैसा उसके पास है नहीं। इसलिए उनको एसेंशियल सूची में रखें तो उसका गवर्नमेंट टैक्स भी कम करे और वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा मिल सके। सो एसेंशियल मेडिसिन का अमाउंट एडिक्वेट होना चाहिए, उसकी डोज, फॉर्म, स्ट्रेंथ, क्वालिटी तय की हुई जाती है और उसके साथ साथ उसकी कीमत भी है वो गवर्नमेंट रेगुलेट करती है। एक कीमत से ज़्यादा महंगा नहीं बेचा जा सकता, उनकी कालाबाजारी नहीं हो। तो ये बेसिक कंसेप्ट था एसेंशियल ड्रग्स का। अब एसेंशियल ड्रग्स यानी कि एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट, एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट ये वर्ड कहाँ से शुरू हुआ? एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कौन सी कंट्री थी वर्ल्ड की जिसने सबसे पहले ये शुरू किया? EML, एसेंशियल मेडिसिन का लिस्ट बनाना। तो आपको जान के हैरानी हो जाएगी, एक छोटा सा देश और उसका नाम है तंजानिया। एक छोटा सा देश तंजानिया ने इसकी शुरुआत करी 1970 में। 1970 में पहली एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहाँ बनी? तंजानिया में। और यही मॉडल WHO ने यूज करा, तंजानिया वाले लिस्ट को और बेहतर बनाया टाइम के साथ। सो WHO ने द फर्स्ट मॉडल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन WHO द्वारा कब पब्लिश हुई? तो आपको याद रखना है WHO ने ईयर 1977 में पहली एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट पब्लिश करी थी। तब उस लिस्ट में 186 मेडिसिन थी। अब यहाँ पर ये आपको 1987 क्यों याद रखना है? क्योंकि आपने प्राइमरी हेल्थ केयर पढ़ते टाइम देखा था कि 1978 के अंदर अल्मा अट्टा में एक डिक्लेरेशन हुआ था। अल्मा अट्टा रूस में एक जगह का नाम है वहाँ पर, और वहाँ पे जो टारगेट दिया गया था हमें वो था हेल्थ फॉर ऑल बाय ईयर 2000। ये टारगेट था, उसको अचीव करने की जो स्ट्रेटजी थी वो प्राइमरी हेल्थ केयर। और प्राइमरी हेल्थ केयर के आपने देखे होंगे 8 एलिमेंट्स थे, 8 एलिमेंट्स। और उस एलिमेंट्स के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट था, वो था प्रोविजन ऑफ एसेंशियल मेडिसिन। और वो क्यों डाला? क्योंकि उससे एक साल पहले ही WHO ने एसेंशियल मेडिसिन की सूची जारी कर दी थी। सो प्राइमरी हेल्थ केयर का भी मतलब यही था कि बेसिक मिनिमम जो केयर है वो सभी को मिले दुनिया में, और वो अफोर्डेबल हो, एक्सेप्टेबल हो और एक्सेसिबल हो लोगों को। तो यहाँ WHO ने 1977 में पहली एसेंशियल मेडिसिन लिस्ट जारी कर दी। अब इंडिया के अंदर क्या हुआ? इंडिया की गवर्नमेंट ने जो एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट जारी की है उसको हम कहते हैं नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन, NLEM, नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन इन इंडिया। तो यहाँ इंडिया में ये लिस्ट कब जारी की होगी? एनी आइडियाज? टाइम टू टाइम ये लिस्ट अपडेट होती जा रही है, इसमें दवाइयाँ जुड़ती जा रही है परिस्थितियों के अनुसार। सो यहाँ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, यानी कि स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार का, ये हमारे देश में स्वास्थ्य की व्यवस्थाएं देखता है। और अभी करंटली डॉक्टर हर्षवर्धन जो है वो भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। ऐसे ही राज्यों में भी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर होते हैं, और राजस्थान में डॉक्टर रघु शर्मा अभी स्वास्थ्य मंत्री है। तो इस प्रकार से भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन पब्लिश करी। फर्स्ट टाइम कब पब्लिश करी ऐसा आपको पूछे तो फर्स्ट नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन ऑफ इंडिया वाज पब्लिश्ड इन 1996, 1996 में 1996 के अंदर पहली लिस्ट आई भारत की NLEM की, और तब उसमें 279 मेडिसिन,
279 मेडिसिन। अब ये लिस्ट अपग्रेड हुई 2013 में और अपग्रेड हुआ इसके अंदर, और फिर अभी रिसेंट अपग्रेड 2018 में जो लिस्ट का अपडेट है, अभी करंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो वेबसाइट है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, उसके आंकड़े के मुताबिक जून 2018 तक 851 मेडिसिन इस लिस्ट में शामिल कर चुके। इसके अंदर मेडिकल डिवाइस भी शामिल है, जैसे कार्डियक स्टेंट्स। ये स्टेंट जो होता है वो कोरोनरी आर्टरी में लगता है, यदि ब्लॉक यहाँ है तो ये स्टेंट ऐसे लग जाता है, इसको हम स्टेंट कहते हैं। ड्रग इल्यूटिंग स्टेंट्स, वो दवाएं जो आर्थरोस्क्लेरोसिस को रोक लेती है और स्टेंट की जरूरत ही नहीं पड़ती वो। इवन फैमिली प्लानिंग के लिए कॉन्डोम और इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जैसे कॉपर टी, इसको भी इसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट में शामिल किया गया, और ये आंकड़ा टाइम टू टाइम रिवाइज लिस्ट में बढ़ता जा सकता। और प्रपोज जो लिस्ट है उसमें सूचर मटेरियल और कुछ इक्विपमेंट भी शामिल किए जा रहे हैं। और इस कोरोना महामारी में हमने देखा है कि किस प्रकार से पल्स ऑक्सीमेट्री की डिमांड बढ़ी अचानक से, थर्मल स्कैनर की डिमांड बढ़ी कोरोना की जांच के लिए। सो ये चीजें टाइम टू टाइम लिस्ट में जुड़ती जाएगी और ये लिस्ट लंबी होती जाएगी। अब जब हमने बेसिक देखा कि WHO ने ये 1977 में शुरू करा, भारत में बहुत लेट बना ये पहली लिस्ट 1996 में, और अब इसमें अपडेट होते जा रहे हैं। सो यहाँ पर जब हमें बेसिक क्वेश्चन देखें कि इन दवाओं को भी कैटेगरी में बांटा है, जो एसेंशियल मेडिसिन है इनको कैटेगरी में बांटा है। कैटेगरी क्या है इसकी? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी। जैसे हमारे भारत में हेल्थ का लेवल होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो प्राइमरी मतलब हम सब सेंटर या PSC पे जो हेल्थ केयर फैसिलिटी देते हैं वो प्राइमरी लेवल। सेकेंडरी लेवल पे CSC या जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है वो, और टर्सरी में स्पेशलिटी वाले जो हॉस्पिटल है, सुपर स्पेशलिटी वाले वो हॉस्पिटल्स इसमें आएंगे। तो इसी तरीके से प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी लेवल में इन मेडिसिन को बांट दिया कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी लेवल पे कौन सी दवाएं उपलब्ध होनी चाहिए, और कौन सी ऐसी दवाएं हैं जिनके आगे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी तीनों लिखा हुआ है, यानी कि ये तो सब जगह अवेलेबल होनी चाहिए। और जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन 2003 आई थी, उसमें जो सब जगह अवेलेबल थी उसका यूनिवर्सल यानी उसके आगे यू लिखना शुरू करवा दिया था। तो ये जस्ट बेसिक कंसेप्ट था। आगे मैं आपको पूरी लिस्ट बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अभी अप्रूव कर रखी है, और वो सब सेंटर पे कौन सी दवाएं होनी चाहिए, क्योंकि CHO में आप काम सब सेंटर पे करोगे, तो इसीलिए सब सेंटर की लिस्ट को मैं विस्तार से बताऊंगा। वैसे ही मिलती जुलती लिस्ट जो है वो PSC के लिए भी होगी। तो अब फार्मा के अंदर अपने को और क्या क्या बेसिक क्वेश्चंस पूछा जा सकते हैं फार्माकोलॉजी के कंसेप्ट से संबंधित, ये आपको याद रखना है। सो भारत के अंदर ऐसी योजनाएं भी बनी हुई है, जैसे आपने सुना होगा प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, और इसका मोटो है क्वालिटी मेडिसिन अवेलेबल एट अफोर्डेबल प्राइस फॉर ऑल। यही क्वालिटी, दवाओं की क्वालिटी अवेलेबल, सब जगह उपलब्ध, और अफोर्डेबल प्राइस यानी कि किफायती दामों पर और सभी के लिए, और यही एसेंशियल मेडिसिन के क्राइटेरिया है। सो आपको क्वेश्चन पूछें कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना कब लॉन्च हुई, और इवन राजस्थान में ऐसी परियोजना चल रही है क्या जहां निशुल्क दवा का वितरण हो रहा है, तो ऐसी स्कीम्स के बारे में भी आपको पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि योजना को लॉन्च किया गया था 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान, 11th 5 ईयर प्लान के दौरान, नवंबर 2008 के अंदर। और इसके तहत जन औषधि केंद्र खोले जाएंगे डिस्ट्रिक्ट्स पे और तालुकाज पे, यानी कि तहसील लेवल को भी कवर करें, ऐसा उनका टारगेट है। सो कवरेज ऑल डिस्ट्रिक्ट इन द कंट्री। सो अभी जन औषधि केंद्र लगभग 3000 से ज्यादा फंक्शनल है, और ऐसा माना जा रहा है कि अभी इन जन औषधि केंद्रों पर जो दवाइयां वितरित होती है, जो मेडिसिन के प्रोडक्ट है,
उनकी संख्या 1000 लगभग हो गई है। और यहाँ क्या क्या प्रोडक्ट्स हैं, मेडिसिन है, सर्जिकल्स है जैसे आप नीडल्स या ब्लेड्स वगैरह की बात करो, कंज्यूमेबल्स है जैसे कॉटन गॉज वगैरह जो यूज हो जाते हैं ड्रेसिंग के लिए, स्टेंट्स या रिप्लेसमेंट या सप्लीमेंट जैसे प्रोटीन वगैरह के हैं। अब प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना का फायदा किसको मिलेगा? फायदा उसी को मिलेगा जिसकी मंथली इनकम की जो लिमिट है वो 10,000 पर मंथ है, और या फिर आप सालाना जो लिमिट देखें तो इस औषधि की जो सालाना खर्चे की लिमिट है वो 2.5 लाख से ज्यादा की नहीं होनी चाहिए। तो 2.5 लाख रुपए तक का इलाज उसको दे सकते हैं। और जो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स बने हुए हैं भारत के, वहां थोड़ी ज्यादा छूट दी गई है क्योंकि वो दुर्गम इलाके हैं। वहां पर 15,000 तक वाला व्यक्ति इस योजना के तहत मेडिसिन यानी कि इलाज का खर्चा उठा सकते हैं, और वहां पर इलाज की लिमिट जो है वो है 2.5 लाख रुपए सालाना। 2.5 लाख रुपए सालाना तक की मेडिसिन फ्री मिलनी चाहिए, ये लिमिट सेट कर रखी है। और इसके लिए भारत में जो एक ब्यूरो काम करता है वो है BPPI। ये BPPI क्या है? तो ये है ब्यूरो ऑफ फार्मा PSU ऑफ इंडिया। PSU का मतलब होता है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। पब्लिक मतलब गवर्नमेंट, सेक्टर अंडरटेकिंग, गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग। सो भारत सरकार के कौन से मंत्रालय के तहत ये काम कर रहा है? तो ये करता है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। भारत सरकार के फार्मास्यूटिकल मिनिस्ट्री के तहत ये ब्यूरो आता है जो ये दवाइयां वितरण वाली योजना को रेगुलेट करने का काम करता है। सो प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के बारे में इतिहास देखें तो ये पुरानी स्कीम है, इसका नाम टाइम टू टाइम बदलता रहा है। और उसके बारे में भी आपको पूछे तो मैं एक बार बता दूं कि पहले इस औषधि का नाम, स्कीम का नाम जन औषधि स्कीम था। ये कांग्रेस की सरकार, जो यूपीए की सरकार थी, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस की सरकार थी, उसने लॉन्च करा था नवंबर 2008 में। लेकिन जो अभी करंटली सरकार है उसने इसका नाम बदल दिया। सो पहले इसका नाम था जन औषधि स्कीम। लॉन्च कब की गई? 2008 में। आपको याद रखना है पहला जन औषधि स्टोर, जन औषधि केंद्र कहां खुला? पंजाब में। कब? नवंबर 2008 में, 25 नवंबर 2008 के अंदर। और अब सितंबर 2015 में जब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस बीजेपी के नेतृत्व में गवर्नमेंट बनी, तब इस जन औषधि स्कीम का नाम बदल दिया। जन औषधि स्कीम 2008 में लॉन्च हुई और 2015 में इसका नाम बदल के क्या कर दिया, जो अभी मैंने आपको बताया था, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। जन औषधि के आगे क्या लगा दिया? प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। तब ये शॉर्ट में लिखी जाती थी PMJ, PMJ, प्रधानमंत्री जन औषधि योजना। लेकिन इसको और एक बार फिर से नाम बदल दिया गया। आपको ये सब याद रखना पड़ेगा, बार बार ये लोग नाम बदल रहे। और नवंबर 2016 के अंदर इसका नाम बदलकर अभी जो मैंने आपको पहले बताया था वो हो गया प्रधानमंत्री जन औषधि के आगे भारतीय लग गया और योजना के आगे परियोजना लग गया, जिससे शॉर्ट में क्या बना? PMBJP, PMBJP, यानी कि प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना। तो आपको जैसे भी इसमें सवाल बने, जन औषधि योजना का नाम बदल के ये आगे के नाम किए गए और इसका लॉन्च हुआ था जन औषधि योजना का 2008 में। 2015 में इसको प्रधानमंत्री जन औषधि योजना और 2016 में इसको प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के नाम से रीलॉन्च कर दिया, सेम ही स्कीम को नए नाम के साथ। अब राजस्थान के अंदर, क्योंकि आप लोग राजस्थान CHO का यदि एग्जाम दे रहे होंगे तो राजस्थान में भी ऐसे, जैसे वहां प्रधानमंत्री के नाम से योजना थी, यहां पर राजस्थान के अंदर राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है। राजस्थान में मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना है। अब इसमें कब से ये स्कीम लॉन्च हुई, ऐसा आपको पूछा जा सकता है। राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना का लॉन्च अक्टूबर 2011 में हुआ था। तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ही थे
और अब फिर से इस बार जब इनकी दोबारा सरकार बनी है तो इन्होंने इसी योजना को एक बार फिर से दोबारा लॉन्च करा है, रीलॉन्च, और दोबारा घोषणा कर दी है इसी योजना की जुलाई 2019 में। और इसके लाभार्थी कौन होंगे? राजस्थान के गरीब मरीज। और कौन सा विभाग देखेगा? चिकित्सा व स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान सरकार। सो राजस्थान मुख्यमंत्री निशुल्क दवा योजना अक्टूबर 2019 में शुरू हुई और इसको फिर से लॉन्च कर दिया गया दोबारा जुलाई 2019 के अंदर। अब ऐसे ही यहां पर इस योजना में क्या चीजें इंक्लूड की गई है, तो आपको याद रखना है सरकारी अस्पतालों में इलाज करवाने वाले सभी मरीजों को मुफ्त में दवाएं मिली, यानी कि दवा फ्री, मेडिकल ट्रीटमेंट के साथ दवाएं फ्री, और उनके जो टेस्ट हैं उनका भी फ्री में, जांचें जो है वो भी फ्री किए जाने का प्रावधान रखा गया। तो ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम था। तो यहाँ पर सभी सरकारी अस्पताल, मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल, जिला अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र यानी कि कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यानी पीएससी, उप स्वास्थ्य केंद्रों को यानी कि सब सेंटर्स को शामिल करने की बात कही गई, जो कि बहुत ही क्रांतिकारी कदम है। अब इस योजना के तहत यदि हम देखें तो कुल कितनी दवाएं और टेस्ट अभी फ्री है, तो इस लिस्ट में पहला कार्यकाल जो था 2011 वाला, वहां पर सरकार ने 608 दवाएं और 70 टेस्ट मुफ्त किए थे, और अब ये बढ़ाकर लगभग 712 किस्म की दवाएं राजस्थान में, राजस्थान मुख्यमंत्री दवा योजना के तहत वितरित की जा रही है, और लगभग 90 टेस्ट मुफ्त में करवाए जाने का प्रावधान। अब ऐसे जब अपन ने देखा इसका कई जगह आप मुख्यमंत्री निशुल्क जांच योजना, निशुल्क दवा और निशुल्क जांच, ये दोनों साथ में ही आपको याद रखना है, निशुल्क जांच, तो निशुल्क दवा और निशुल्क जांच की भी सुविधाएं मिल रही। अब फार्मा की कुछ बेसिक कंसेप्ट हम और डिस्कस करें तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के 5 राइट्स, 6 राइट्स और कुछ बुक्स में 10-11 राइट्स दिखे हुए, लेकिन मेनली जो है वो 5-6 राइट्स क्या क्या होने चाहिए वो मैं आपको याद करवा देता हूं। जैसे राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन। इसको आप एक सिंपल फॉर्मूले से याद रख सकते हैं, वो है PDD RTD। तो राइट पेशेंट यानी मरीज को सही तरीके से पहचानना है कि इसी को दवाई देनी है, ये। राइट ड्रग मतलब वही दवा जो लिखी गई है वही देनी है। राइट डोज मतलब उसकी सही मात्रा जो लिखी गई है वही देनी है। राइट रूट मतलब IM देना है तो IM ही देना है, IV नहीं देना है तो ये हुआ राइट रूट। राइट टाइम मतलब खाना खाने से पहले देना है, सुबह 9 बजे देना है तो 9 बजे ही देना है, ये हुआ राइट टाइम। और राइट डॉक्यूमेंटेशन यानी कि मेडिसिन एडमिनिस्टर करने के बाद हमें डॉक्यूमेंट कर लेना है, जिससे बाकी सब टीम मेंबर्स को पता चल जाए कि कौन सी दवा दी गई है या कौन सी बाकी है। सो ये तो बहुत ही आसान थे 6 राइट्स को याद करने का तरीका, PDD RTD, राइट पेशेंट, राइट ड्रग, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम, राइट डॉक्यूमेंटेशन। ऐसे ही आसान है, पर CHO में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। मेडिकल एब्रीवेशन, एब्रीवेशन का मतलब होता है शॉर्ट फॉर्म। दवाओं के आगे ये लिखा रहता है कि इंजेक्शन लेसिक्स 40 मिलीग्राम BID, यानी कि अब ये BID का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, तो आप देखोगे कि किसी दवाई के आगे D लिखा हुआ है तो वह डेली, डेली मतलब वंस इन अ डे भी कह सकते हैं। तो वंस इन अ डे को हम नॉर्मली OD लिखते हैं, वंस इन अ डे, दिन में एक बार, वंस, वन टाइम तो OD। या फिर 2 बार दिन में देना है, ट्वाइस इन अ डे तो होगा BID, ट्वाइस इन अ डे, दिन में 2 बार देनी है उसके आगे लिखा रहेगा BD। और 3 बार यदि देनी है तो TID, या 3 टाइम इन अ डे, थ्राइस, 3 बार। QID, Q क्वार्टरली, 4 टाइम इन अ डे, सो QID मीन्स दिन में 4 बार। अब किस दवा के आगे AC लिखा हुआ है दैट मीन्स बिफोर मील। ये दवाइयाँ
जैसे एंटासिड एसिडिटी वाली दवाइयाँ होती हैं, उनको खाना खाने से पहले लेना होता है, तो वो हम कहते हैं बिफोर मील। और कुछ दवाइयाँ खाना खाने के बाद लेनी होती है, तो उनके आगे पीसी, पीसी मीन्स आफ्टर मील्स। सो बिफोर मील्स एसी, पीसी मीन्स आफ्टर मील्स। मॉर्निंग में जैसा अपन देखते हैं कि ये अर्ली मॉर्निंग लेनी है, अर्ली मॉर्निंग, तो अपन देखते हैं AM इन द मॉर्निंग। या फिर किसी दवा के आगे HS लिखा हुआ है, HS हॉरा स्वामिनी, यानी कि सोते वक्त, एट नाइट, बिफोर स्लीपिंग, एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग, सोते वक्त, बिफोर स्लीप, हॉरा स्वामिनी, एट नाइट। और किसी भी दवा को दूसरे से पहले देना है तो A और इसके ऊपर ऐसा बार तो ये पहले, P और ऐसा बार तो आफ्टर। तो यहाँ पर Q मीन्स एवरी, H मीन्स आर, और ऐसा यदि देखें PRN लिखा हुआ, PRN यानी कि आप कह सकते हो प्लीज रिपीट वेन एवर नेसेसरी, एज नीडेड, एज नीडेड। और एकदम से देना होता है उसको हम कहते हैं स्टैट, तुरंत देना होता है तो वो होता है स्टैट। और जब जरूरत पड़े तब ले लो, तब हम कहते हैं SOS। जैसे गोली दे देते हैं दर्द हो तब ले लो, तो वो होता है SOS, जब जरूरत हो तब ले लो। और एज नीडेड, जब जरूरत पड़े तब रिपीट करते जाना, यानी कि रिपीट वेन एवर इज नेसेसरी, तो उसको हम कह सकते हैं PRN। तो ये कुछ एब्रीवेशन यानी कि शॉर्ट फॉर्म है जो दवाई के आगे लिखा जाता है, आपको पूछा जा सकता है। अब यहाँ पर अक्सर जो सवाल बनता है फार्मा में वो है एंटीडोट। अब किसी भी दवा की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो वो टॉक्सिसिटी कर देगी, टॉक्सिक हो जाएगी, यानी कि वो जहर का काम करेगी, पॉइजन का। तो मान लो वो मात्रा ज़्यादा हो जाएगी तो उसका असर जो है वो कम करने के लिए उसके विपरीत काम करने वाली दवाओं की ज़रूरत पड़ती है। तो जो सब्सटेंस या दवाएं ज़्यादा मात्रा में ले जाएं, उससे टॉक्सिसिटी हो जाए, तो उसके असर को कम करने के लिए जो हम दवाएं देते हैं उनको आप एंटीडोट्स कहते हैं। और एंटीडोट्स पे सवाल लगभग हमेशा पूछा ही जाता है, तो आपको याद रखना है कॉमन एसिटामिनोफेन, जो एंटीपायरेटिक हम यूज करते हैं पैरासीटामोल वगैरह, एसिटामिनोफेन के एंटीडोट के तौर पर आपको क्या याद रखना है, एसिटिलसिस्टीन, एसिटिलसिस्टीन। अब जो एंटीकोलिनर्जिक दवाएं हैं, एंटीकोलिनर्जिक, उन दवाओं के अपोजिट, जैसे एट्रोपिन है, इसकी टॉक्सिसिटी हो गई तो आप क्या दोगे। सो एंटीकोलिनर्जिक दवाओं के अपोजिट यानी कि एंटीडोट में आपको याद रखना है फाइसोस्टिग्मिन, फाइसोस्टिग्मिन। जो बेंजोडाइजेपिन्स है, एंग्जियोलाइटिक्स या सेडेटिव्स है, उनमें आपको याद रखना है फ्लूमेजेनिल, फ्लूमेजेनिल। या फिर जो एंटी हाइपरटेंसिव है, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स जैसे निफिडेपिन वगैरह, इनकी यदि टॉक्सिसिटी हो जाती है तो हम क्या देते हैं, कैल्शियम ग्लूकोनेट, कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। इवन आपको याद रखना है ये कैल्शियम ग्लूकोनेट जब हम आगे मैग्नीशियम सल्फेट पढ़ेंगे, MgSO4, मैग्नीशियम सल्फेट, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी में जब महिला का बीपी बढ़ जाता है, PIH, और उसकी वजह से उसको इक्लैम्पशिया होने लग जाए यानी कि फिट्स आने लग जाए, तो इक्लैम्पशिया के ट्रीटमेंट के लिए हम देते हैं MgSO4। और MgSO4 की भी यदि टॉक्सिसिटी हो जाए तो उसका एंटीडोट है कैल्शियम ग्लूकोनेट। जो भी कैल्शियम चैनल ब्लॉकर दवाएं हैं उनका एंटीडोट होगा कैल्शियम ग्लूकोनेट या कैल्शियम क्लोराइड। और कैल्शियम ग्लूकोनेट की यदि ओवरडोज हो जाए तो उसका एंटीडोट क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट। और यदि साइनाइड वगैरह का टॉक्सिसिटी हो जाए, पॉइजनिंग हो जाए, तो उसका एंटीडोट है मिथिलीन ब्लू, मिथिलीन ब्लू। और अक्सर आपको डिगॉक्सिन पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिजिटेलिस या डिगॉक्सिन की यदि टॉक्सिसिटी हो जाती है तो डिगॉक्सिन इम्यूनोफैब या डिजीबाइंड या डिजीफैब जैसे ब्रांड के नाम से ये आता है। और हिपेरिन वाला तो सवाल हर एग्जाम में ही पूछा जाता है, हिपेरिन का एंटीडोट क्या है। तो जब हिपेरिन की ज़्यादा मात्रा दी जा चुकी है गलती से और टॉक्सिसिटी हो गई है या ब्लीडिंग हो रही है, तो क्या देने हम ब्लीडिंग को रोकने के लिए, प्रोटामीन सल्फेट, प्रोटामीन सल्फेट। अब आयरन जो हम एनीमिया में देते हैं या
कई बार कई दूसरे मेटल्स की टॉक्सिसिटी भी हो जाती है, तो भी ये एंटीडोट यूज किया जा सकता है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। सो आयरन टॉक्सिसिटी में जो एंटीडोट देते हैं वो है डिफेरोक्सेमाइन, याद रख लेना है डिफेरोक्सेमाइन। यदि इंसुलिन ज्यादा दे दिया तो उसका अपोजिट क्या देना है एंटीडोट, ग्लूकेगॉन, ग्लूकेगॉन। और यहां पर यदि हम लेड पॉइजनिंग या हैवी मेटल्स की बात करते हैं तो यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है, यूनिवर्सल एंटीडोट क्या है जो सब जगह काम आ जाता है, यूनिवर्सल एंटीडोट, उसमें हम कहते हैं एक्टिवेटेड चारकोल, एक्टिवेटेड चारकोल। ये जीआई से एब्जॉर्प्शन कम करेगा तो पॉइजनिंग कम होगी, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके साथ साथ यदि लेड पॉइजनिंग हो गई तो आप सक्सीमर का इस्तेमाल करें, सक्सीमर। और ओपियोइड में यानी कि मॉर्फिन की यदि टॉक्सिसिटी हो जाए, ओपियोइड्स ले लिया, अफीम से संबंधित उत्पाद जो है, और उनका यदि टॉक्सिसिटी हो गया, ज्यादा मात्रा में ले लिया, तो इनका एंटीडोट क्या यूज करना है। तो आपने अक्सर सुना होगा, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ओपियोइड के एंटीडोट्स के तौर पर यहां पर आपको याद रखना है नैलोक्सोन, नैलोक्सोन और नार्निफिन। और यदि मान लो ओरल एंटीकोएगुलेंट, ओरल एंटीकोएगुलेंट वारफेरिन का एंटीडोट पूछे हमसे तो आपको बताना है विटामिन के, विटामिन के। सो ये कुछ बेसिक थे। और ऑर्गेनोफॉस्फोरस पॉइजनिंग ओपीपी के अंदर आपको पाम याद रखना है, पाम। अब इस एंटीडोट के अलावा कई और क्वेश्चंस बन सकते हैं, जैसे कि कौन सी दवा सिंपैथेटिक या पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम पे कैसा असर डालेगी। इसमें कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोलिनर्जिक से डायरिया ज्यादा होगा या जीआई मोर्टेलिटी कम एंटीकोलिनर्जिक करेगी। तो आपको याद रखना है एक वर्ड यहां पर जो कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक के साइड इफेक्ट को दर्शा रहा है। ये कोलिनर्जिक और एंटीकोलिनर्जिक दवाओं के साइड इफेक्ट्स हैं। और आपको याद रखना है यहां पर स्लज, SLUDGE, जो ड्रग्स जो कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट दिखाएगी यानी कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को प्रभावित करेगी, उनमें क्या साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं। और जो एंटीकोलिनर्जिक है जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे असर करेगी, उनके क्या साइड इफेक्ट हो सकते हैं। तो एस से आपको याद रखना है कि जो कोलिनर्जिक है वो तो इनको इंक्रीज करेगी स्लज को, और एंटीकोलिनर्जिक है वो स्लज को डिक्रीज करेगी। तो याद रखिए एस से सलाइवेशन एंड स्वेटिंग। तो सलाइवेशन एंड स्वेटिंग कौन बढ़ा रहा है, कोलिनर्जिक। और कम कौन करता है सलाइवेशन एंड स्वेटिंग को, तो आपको याद रखना है एंटीकोलिनर्जिक। इसलिए इसमें ड्राई माउथ वगैरह की कंप्लेंट्स होती है। इसी तरह से एल से लैक्राइमेशन, आईज से जो सिक्रीशंस होते हैं, आई सिक्रीशंस, उनको बढ़ाता कौन है, तो आपको याद रखना है कोलिनर्जिक। कम कौन करेगा, तो आपको याद रखना है एंटीकोलिनर्जिक। इसी तरह से यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, इनकॉन्टिनेंस का मतलब होता है लॉस ऑफ कंट्रोल, कंट्रोल का लॉस हो जाना। तो यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ज्यादा कौन करेगा, तो आपको याद रखना है कोलिनर्जिक। और यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को कम कौन करेगा, तो आपको याद रखना है एंटीकोलिनर्जिक। अब जीआई मोटिलिटी या डायरिया को बढ़ावा कौन देगा, तो आपको याद रखना है कोलिनर्जिक। और डायरिया को कम करने में कौन मदद करेगा, तो एंटीकोलिनर्जिक। और जीआई क्रैम्प, जीआई मोटिलिटी कौन बढ़ाएगा, तो आपको याद रखना है कोलिनर्जिक। जीआई क्रैम्प्स को कम कौन करेगा, तो आपको याद रखना है एंटीकोलिनर्जिक। एमएसिस, एमएसिस मतलब वॉमिटिंग, जो वॉमिटिंग वाला रिफ्लेक्स है उसको बढ़ाएगा कौन, तो आपको याद रखना है कोलिनर्जिक। और एंटीकोलिनर्जिक क्या करेंगे, इसको कम करेंगे। तो आपको याद रखना स्लज, तो स्लज वाली ये चीजें हैं सलाइवेशन एंड स्वेटिंग, लैक्राइमेशन, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस, डायरिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल क्रैम्प्स और एमएसिस। तो कोलिनर्जिक तो इसको इंक्रीज करता है और एंटीकोलिनर्जिक जो है स्लज को डिक्रीज करता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट। अब अपने को क्वेश्चन पूछा जाता है प्रेगनेंसी में कौन सी दवाएं टेरेटोजेनिक है। टेरेटो, टेरेटो का मतलब होता है एबनॉर्मल, टेरेटो का मतलब होगा एबनॉर्मल।
जेनेसिस का मतलब होगा डेवलपमेंट। तो बच्चे का डेवलपमेंट जो है वो एबनॉर्मल हो जाए, बच्चे का डेवलपमेंट एबनॉर्मल हो जाए क्योंकि उसकी मम्मी ने प्रेगनेंसी के पहले 12 हफ्तों में, स्पेशली ऑर्गन बनने के जो वीक से होते हैं वो तीसरे वीक से 9th वीक तक ऑर्गेनोजेनेसिस होता है। और तब यदि लेडी को इन दवाओं में से कोई दवा दी, ये दवा प्लेसेंटा से पार करके बच्चे तक जाएगी और बच्चे के ऑर्गन्स को प्रभावित कर सकती है। तो आपको पूछा जाए कि कौन सी दवाएं टेरेटोजेनिक है या उनके कौन से असर होते हैं, ऐसा पूछा जाए एग्जाम में, तो आपको याद रखना एक वर्ड टेरेटोवा, यानी कि ये दवाएं मेनली जो प्रेगनेंसी में देनी ही नहीं है, टेरेटोवा। तो टी से थैलिडोमाइड, थैलिडोमाइड के बारे में आगे पढ़ेंगे हम, सील लिम्ब वाले सिंड्रोम हो जाते हैं। ई से एपिलेप्टिक ड्रग्स, फेनेटोइन या आइडेंटोइन या वाल्प्रुइक एसिड महिला को नहीं देने हैं यदि वो कन्वल्जन या एपिलेप्सी का शिकार है तो भी। यह है विटामिन ए, आर से यहाँ पे बना रेटिनॉइड, विटामिन ए नहीं देना है, ये टॉक्सिक है। कई बार पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सी चीज प्रेगनेंसी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो आपको बताना विटामिन ए। और एंटी हाइपरटेंसिव में कौन सा नहीं देंगे, एस, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर। नेक्स्ट है टी, टी से थर्ड एलिमेंट, जो पीरियोडिक टेबल पढ़ी थी आपने उसमें तीसरे नंबर पे आता है लिथियम। और लिथियम मूड स्टेबलाइजर है, मेनिया के पेशेंट्स को देते हैं अपन, और प्रेगनेंसी के अंदर बच्चे के थायराइड को प्रभावित कर सकता है ये, इसीलिए थर्ड एलिमेंट भी यानी कि लिथियम भी कॉन्ट्राइंडिकेटेड। हार्मोन, ओ से है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, यानी कि प्रोजेस्टिन और एस्ट्रोजन दोनों ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड है प्रेगनेंसी। वारफेरिन, ओरल यदि एंटीकोएगुलेंट चल रहे हैं तो वारफेरिन नहीं देना है यहाँ पर। लेडी यदि वारफेरिन लेती है प्रेगनेंसी के शुरुआती दिनों में तो फीटल वारफेरिन सिंड्रोम हो सकता है बच्चे को, इसीलिए वारफेरिन की जगह यहां पर हम लो मॉलिक्यूलर हिपेरिन दिया जा सकता है प्रेगनेंसी में, लेकिन वारफेरिन सेफ नहीं है। और अल्कोहल नहीं, क्योंकि यदि अल्कोहल दिया तो बच्चे को फीटल अल्कोहल सिंड्रोम हो जाएगा, फीटल अल्कोहल सिंड्रोम। तो कौन से ड्रग टेरेटोजेनिक है, तो आपको याद रखना टेरेटोवा, टेरेटोवा। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूं कि कौन से ड्रग से कौन सी टेरेटोजेनिसिटी होती है, आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है यहां पर। तो आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जा सकता है थैलिडोमाइड ड्रग यदि लेडी ने प्रेगनेंसी में ली तो उससे क्या होगा, तो उस महिला के बच्चे को फोकोमेलिया हो जाएगा। फोकोमेलिया का मतलब होता है शॉर्ट लिम्ब, शॉर्ट लिम्ब। इस बच्चे के हाथ पैर जो होंगे वो बहुत ही छोटे छोटे रहेंगे, ये ओवरऑल बच्चा है, इसके हाथ पैर बहुत ही छोटे रहेंगे। इसको हम कहते हैं सील लाइक, सील मछली होती है ना, सील लिम्ब सिंड्रोम, सील जैसे इसके लिम्ब्स हो जाएंगे। और बहुत सारे डिफेक्ट्स भी होते हैं। यदि अपन ने एंटी कैंसर वाली कोई ड्रग्स दे दी नियोप्लाज्म वाली, तो इसमें फीटस की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि नॉर्मल सेल को भी मार देती है और कैंसर वाले सेल्स को तो मारती ही मारती है। एंड्रोजन दे दिया हमने लेडी को, मान लो टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन दिया महिला को किसी ट्रीटमेंट के लिए, या प्रोजेस्टिन्स दे दिया, प्रोजेस्टेरॉन दिया, तो क्या होगा, वायरलाइजेशन होगा। क्या होगा, वायरलाइजेशन या विरिलाइजेशन कह सकते हो, विरिलाइजेशन ऑफ फीमेल फीटस स्पेशली। और विरिलाइजेशन का मतलब क्या है, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स, मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक्स हो जाएगी, शरीर में मसल थोड़े ज्यादा डेवलप, बाल ज्यादा होने लग जाना। सो मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक फीमेल एम्ब्रियो में होना, फीमेल एम्ब्रियो में मेल लाइक कैरेक्टरिस्टिक होना, ये क्या कहलाता है, विरिलाइजेशन। सो यदि आपने एंड्रोजन दिया या प्रोजेस्टिन दिया महिला को तो बच्चे में ये चीजें हो सकती है। इसके साथ साथ इसोफेगस में या कार्डियक डिफेक्ट्स भी हो सकते हैं। और यदि विटामिन ए या रेटिनॉल की भी बात करें, या स्टिलबेस्टेरॉल, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स जो हम यूज करते हैं, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स की यदि हम बात करें, एस्ट्रोजन डेरिवेटिव्स यदि हम यूज करते हैं तो ये वजाइनल कार्सिनोमा भी हो सकता है बच्चे में। ऐसे ही पूछा जाए कि टेट्रासाइक्लिन, ये एक एंटीबायोटिक है, इससे क्या होगा, बोन में ये डिपॉजिट हो जाएगी बच्चे की, जैसे फ्लोराइड होता है ना वैसे ही। तो डिसकलर्ड टीथ या बोन डिफेक्ट्स, और मदर में भी ऐसा हो सकता है। और वारफेरिन यदि दे दिया तो फीटल वारफेरिन सिंड्रोम होगा, उसमें क्या होगा, बच्चे की नाक यहाँ से दबी हुई रहेगी और आईज के अंदर भी, आईज
और हैंड्स में भी डिफेक्ट होंगे, ये फिंगर मिसिंग हो सकती है, और ग्रोथ रिटार्डेशन, ओवरऑल साइज भी बहुत ही छोटी होगी। और फेनेटोइन दिया तो फीटल फेनेटोइन सिंड्रोम हो जाएगा, यानी कि फीटल हाइडेंटोइन सिंड्रोम भी कहते हैं। ऐसे बच्चे में क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, हेड बहुत ही छोटा, माइक्रोसिपेली, और हाइपोप्लास्टिक फैलेंजेस, यानी उंगलियों की लंबाई जो है वो बहुत ही कम होगी, छोटी छोटी उंगलियां, फैलेंजेस, हाथ की उंगलियां छोटी छोटी होगी। तो ये बहुत कॉमन जो दवाओं के अभी तक प्रूवन टेरेटोजेनेसिस वाले इफेक्ट है वो मैंने आपको बताया, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब आपको अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि टीबी के लिए जो ड्रग्स दी जाती है उनको हम डायरेक्टली ऑब्जर्व थेरेपी कहते हैं, डॉट्स। और डॉट्स में जो फर्स्ट लाइन टीबी ड्रग्स है, जो मुख्य ड्रग्स है, उनके साइड इफेक्ट्स को आप कैसे याद रख सकते हैं? तो यहां पर आपको एक वर्ड याद रखना, राइप्स। क्या याद रखना? राइप्स। राइप्स क्या है? RIPES, राइप्स। तो यहां इन दवाओं के क्या क्या साइड इफेक्ट्स है वो आपको याद। रिफेम्पिसिन, रिफेम्पिसिन से क्या साइड इफेक्ट्स है? रेड या ऑरेंज कलर के सिक्रीशन, स्पेशली यूरिन। आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, पेशेंट टीबी के ट्रीटमेंट्स में डॉट्स में रिफेम्पिसिन ले रहा है तो उसके क्या साइड इफेक्ट्स देखे जा सकते हैं? रेड या ऑरेंज कलर का यूरिन, और इवन सलाइवा या स्वेटिंग में भी ऐसा देखा जा सकता है। दूसरा INH यानी कि आइसोनाइजेट। INH के साइड इफेक्ट्स क्या है? तो आपको याद रखना, पेरिफेरल न्यूराइटिस। पेरिफेरल न्यूराइटिस यानी कि टिंगलिंग नमनेस होगी और पेरिफेरी के नर्व्स का इन्फ्लेमेशन होगा, नर्व डैमेज भी हो सकता है। और इससे बचने के लिए क्या करते हैं? विटामिन B6 देते हैं हम सप्लीमेंट के तौर पे, विटामिन B6 डॉट्स के साथ। B6 कौन सा विटामिन है? पायराडॉक्सिन। पायराडॉक्सिन को दिया जाता है, इसीलिए एग्जाम में ये भी पूछा जाता है। नेक्स्ट, पायराजिनामाइड जो एक ड्रग है डॉट्स में, ये यूरिक एसिड का लेवल बढ़ाती है, और यूरिक एसिड का लेवल बढ़ने से हो जाता है गाउट। और गाउटी आर्थराइटिस, ये बढ़ा हुआ यूरिक एसिड जो है वो जॉइंट्स में डिपॉजिट हो जाता है और जॉइंट पेन होने लग सकता है। और ये कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि यूरिक एसिड का लेवल बढ़ जाना किस एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग का साइड इफेक्ट है? तो आपको बताना है पायराजिनामाइड। एक ही स्लाइड से बहुत सारे क्वेश्चन बता रहे। अब एसेंशियल ड्रग्स के नाम से आपको फार्माकोलॉजी पढ़ाए 2-3 महीनों में, वो यहाँ मुमकिन नहीं है। तो हम जो डायरेक्ट सवाल बनते हैं वो सीधे बता रहे हैं, आपको कुछ सोचना ही नहीं है, सीधा आंसर दे देना। नेक्स्ट है इथेम्बुटॉल। इथेम्बुटॉल जो है वो आपको याद रखना है, 2 प्रकार के ड्रग्स होते हैं, एक बैक्टीरिया को मारने वाली, उसको हम कहते हैं बैक्टीरिसाइडल, और थेरेप्यूटिक डोजेज में बैक्टीरिया की ग्रोथ जो रोकने वाली दवाई होती है उसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक, तो ग्रोथ रोकने वाली दवाई कौन सी है? तो वो है इथेम्बुटॉल। बाकी बैक्टीरिसाइडल कौन सी है? तो दूसरी सारी बैक्टीरियोसाइडल है। अब इथेम्बुटॉल का साइड इफेक्ट क्या है? तो आपको याद रखना, विजुअल प्रॉब्लम। विजुअल प्रॉब्लम में इसमें क्या होगा? ऑप्टिक नर्व को प्रभावित करेगी ये इथेम्बुटॉल। ऑप्टिक न्यूराइटिस हो सकती है, ऑप्टिक नर्व को डैमेज कर सकती है। और इसके साथ साथ स्ट्रेप्टोमाइसिन जो कि इंजेक्शन के तौर पे दिया जाता है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स में, और ये ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि ईयर में टॉक्सिसिटी यानी कि हियरिंग में प्रॉब्लम, यानी कि ये क्या करेगा? ये 8th क्रेनियल नर्व, वेस्टिबुलोकॉक्लियर नर्व को डैमेज कर सकता है। तो यहां एक ही स्लाइड में बहुत सारे सवाल आपको याद रख लेने हैं। राइप्स, रिफेम्पिसिन, आइसोनाइजेट, पायराजिनामाइड, इथेम्बुटॉल और स्ट्रेप्टोमाइसिन के मेजर साइड इफेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं यहां पर कि कई बार पूछा जाता है मलेरिया की ट्रीटमेंट में कौन सी दवा यूज की जाती है। हम यहाँ ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। अभी चर्चा में थी हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन, कोविड-19 में आपने देखा होगा अमेरिका के प्रेसिडेंट ट्रंप से लगाकर दुनिया के बहुत सारे देश भारत से हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन मंगा रहे थे। सो ये बेसिकली अमाइनोक्विनोल्स है। तो आपने देखा होगा कि ये मुख्य लाइन है ट्रीटमेंट की मलेरिया के खिलाफ। क्लोरोक्वीन या एमिडियोक्विन ये मुख्य है। अब इसमें और अलग अलग कैटेगरीज आ गई है। यहाँ पर 4 अमाइनोक्विनोल्स में ये थे, अब 8 अमाइनोक्विनोल्स में आप देखोगे यहाँ पर प्रिमेक्विन या
पामाक्विन या पेंटाक्विन या आइसापेंटाक्विन ही है। और इसके अलावा यदि आप देखें कि 4 क्विनोलो मिथेनॉल्स में क्विनिन या क्विनिडीन या मैप्लोक्विन पहले से ही चल रहे थे। अब आजकल जो न्यूअर डेरिवेटिव्स इसमें यूज किए जाते हैं इंजेक्टेबल्स के तौर पर, तो आपने क्लोरोक्विन या कुनेन की गोली तो सुनाई था, और कॉमन ब्रांड है यहाँ पर लेरिएगो। ये प्रिवेंशन में भी यूज किया जाता है, मलेरिया के प्रिवेंशन में भी आप ले सकते हो। तो अब जो मलेरियल पैरासाइट्स है जो काफी सीवियर है और डेथ के कारण बन सकता है, प्लाज्मोडियम फाल्सीफेरम, तो वहां पर कई बार इंजेक्शंस भी देने पड़ सकते हैं आर्टिमिसिनिन डेरिवेटिव्स के। सो ये आर्टिमिसिनिन भी यूज किया जा रहा है, यहाँ पर अलग अलग नाम से आ रहा है। ये कॉमनली देखा होगा आपने इंजेक्शन आर्टिसुनेट या आर्टिमिथिन नाम से ऑलरेडी मार्केट में है, या आर्टिमिसिनिन नाम से ये पाया जाता है। कुछ एंटी मेटाबोलाइट्स भी यूज किए जाते हैं इसमें, जैसे प्रोगुएनिल या प्रीमिथेमाइन यूज किए जाते हैं। और इसमें एक इंपॉर्टेंट नाम याद रखना है आपको, डेप्सॉन। ये भी यूज किया जा सकता है एंटी मलेरियल के तौर पे। लेकिन डेप्सॉन मुख्यतः किस प्रकार की ड्रग है, आपको ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। डेप्सॉन मुख्यतः किस प्रकार की ड्रग है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपको याद रखना है लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ड्रग ऑफ चॉइस इन लेप्रोसी, कुष्ठ रोग में क्या देते हैं अपन, डेप्सॉन। और एक सिंगल डोज डेप्सॉन की 99% माइकोबैक्टीरियम लेप्री को बॉडी में किल कर देती है। और लेप्रोसी को अपन हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। हैंसन्स ने डिस्क्राइब करा था लेप्रोसी को, इसलिए इसको हैंसन्स डिजीज भी कहते हैं। तो आपको पूछे कि एंटी लेप्रोसी ड्रग, लेप्रोसी के ट्रीटमेंट में यूज होने वाली दवा कौन सी है, तो आपको बताना है डेप्सॉन। अब यहां जो इन दवाओं की जो सूची की बात करते हैं, तो करंटली जो मैं आपको लिस्ट बताने वाला हूं, आयुष्मान भारत जो कि एक योजना है जिसके तहत आप सीएचओ बनेंगे। ये आयुष्मान भारत योजना भारत में 1 फरवरी 2018 को जो बजट आया था उसमें ये अनाउंस कर दी गई थी। और आयुष्मान भारत योजना के तहत भारत में जो मौजूदा सब सेंटर्स इनकी संख्या लगभग 1.5 लाख है, 1.5 लाख। इन सब सेंटर्स को अपग्रेड करके एक नया नाम देना है, हेल्थ वेलनेस सेंटर, यानी कि स्वास्थ्य एवं कल्याण केंद्र, हेल्थ वेलनेस सेंटर। और इन 1.5 लाख सब सेंटर्स को अपग्रेड करके हेल्थ वेलनेस सेंटर बनाएंगे, तो वहां स्टाफ चाहिए। और स्टाफ के तौर पे पहले आयुष्मान मित्र नाम रखा था, और अभी नाम रखा है उनका कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर। तो भारत सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 में जो न्यू पॉलिसी आई है, जिसके तहत राइट टू हेल्थ पे गवर्नमेंट काम कर रही है, वहां इन सब सेंटर्स को अपग्रेड करना है। और सरकारी अस्पताल में यदि इलाज नहीं हो, प्राइवेट में भी करवाना पड़े, तो स्वास्थ्य बीमा देगी सरकार गरीब परिवारों को। और इसके लिए एक योजना बनाई गई, नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम। नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन स्कीम का नाम बदलकर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, जो कि 23 सितंबर 2018 को लॉन्च करा गया। और इसके तहत भारत के अंदर 10 करोड़ परिवारों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा। और इसमें आप एलिजिबल हो या नहीं, इसके लिए आपको टोल फ्री नंबर आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लिए वो है 14,555। और हॉस्पिटलाइजेशन पूरी फैमिली में 5 लाख तक का इलाज होता है। यदि आपके पास आयुष्मान भारत का कार्ड है तो आप उस योजना का बेनिफिट ले सकते हैं।